हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान बुक से संपूर्ण भौतिक विज्ञान की। दोस्तों, ये बुक है समसामयिकी घटना चक्र का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉकेट बुक, जिसमें चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह दिया गया है। ये बुक आपके लिए आने वाली सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। दोस्तों, कम समय में एक सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही और चुनिंदा सिलेक्टेड क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया गया है, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। साइंस, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मात्रक की। तो मात्रक क्या होते हैं, तो हम इसको जूम कर लेते हैं। देखिए, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है मात्रक कहते हैं। मात्रकों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, मात्रकों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, पहला कौन सा है, मूल मात्रक, और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूल मात्रक। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल या बेस मात्रक। ठीक है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, 7। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन भी जाता है। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7। अब ये कौन कौन से हैं तो इनको देख लेते हैं एक बार। देखिए, मैं इसको छोटा कर देता हूं। तो देखिए, 7 जो एसआई मूल राशियां व उनके मात्रक को हम देखने वाले हैं। तो पहला यहां पर है लंबाई। ठीक है, मूल राशि है लंबाई, जिसका एसआई मात्रक है मीटर। और इसका प्रतीक याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से आगे चलकर सारे मात्रक बनने वाले हैं, जो कि व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, इसी से बनेंगे। तो इसका प्रतीक है एम। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और इसका प्रतीक है केजी। नेक्स्ट है समय। समय का मात्रक है सेकंड और इसका प्रतीक है दोस्तों एस। विद्युत धारा। विद्युत धारा इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर और इसका प्रतीक है कैपिटल ए। ताप या ऊष्मागतिकी कह सकते हैं, इसका मात्रक है आपका केल्विन और इसका प्रतीक है के। नेक्स्ट है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण, इसका ऐसा ही मात्रक है मोल और प्रतीक है MOL। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला और इसका प्रतीक है CD। ठीक है, तो ये थे आपके मूल मात्रक। ठीक है, जो कि 7 थे। अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक की। थोड़ा छोटा कर लेता हूं उसको। देखिए, तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे परिभाषा की। व्युत्पन्न मात्रक ऐसी सभी भौतिक राशियों के मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के संयोजन से व्यक्त किया जाता है, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट नामों एवं प्रतीक वाले 22 एसआई व्युत्पन्न मात्रक हैं। ठीक है, कितने हैं, 22 एसआई व्युत्पन्न मात्रक हैं और हम इन्हें एक एक करके अब देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे समतल कोण की। तो समतल कोण, इसका मात्रक का विशिष्ट नाम यानी कि इसका मात्रक है रेडियन। ठीक है, और इसका प्रतीक है दोस्तों RAD। क्या है, RAD। घन कोण, घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका प्रतीक है SR। अगला है आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। प्रतीक है HZ। बल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल का मात्रक है न्यूटन। प्रतीक है N। और देखिए, इसका बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक है, S की पावर -2 ऐसा कह सकते हैं आप। ये मैंने अभी आपको बताए थे प्रतीक। इसके बाद आता है दाब या दाब एवं प्रतिबल। इसका मात्रक है पास्कल। PA से इसको प्रदर्शित करते हैं। मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर की पावर -1 सेकंड -2। ठीक है, S का मतलब है सेकंड, समय। नेक्स्ट है ऊर्जा कार्य ऊष्मा। इसका मात्रक होता है जूल, जिसको J से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक बनेगा आपका, जो कि मात्रक बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। आगे बढ़ेंगे। शक्ति रेडिएंट फ्लक्स।
इसका मात्रक होता है दोस्तों वाट। W से इसको प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3 या फिर S की पावर -3। फिर है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश इंपॉर्टेंट है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। C से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्टता अथवा विद्युत विभवांतर, इसका मात्रक होता है वोल्ट। V से इसको प्रदर्शित करते हैं, मात्रक है किलोग्राम मीटर की पावर 2 S -3 A की पावर -1। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक है फैराडे। F से प्रदर्शित करते हैं इसको और इसका मात्रक है किलोग्राम की पावर -1 मीटर की पावर -2 S4A2। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ओम का ये देखिए, ओम को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। मात्रक आप पढ़ सकते हैं किलोग्राम मीटर की पावर 2 S -3 A की पावर -2। विद्युत चालकता का मात्रक है सीमेंस। S से प्रदर्शित करते हैं इसको। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर, इंपॉर्टेंट है। WB से इसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका मात्रक है टेस्ला, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है प्रेरकत्व, प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। H से प्रदर्शित करते हैं। तापमान, तापमान का मात्रक है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। इसको डिग्री C और K से भी प्रदर्शित करते हैं। फिर है ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। LM से इसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रतिदीप्ति घनत्व, प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक है लक्स। इसके बाद आता है एक रेडियो न्यूक्लाइड की सक्रियता, इसका मात्रक है बेकुरेल। फिर है आवेशित विकिरण मात्रा का मात्रक है ग्रे। नेक्स्ट है विकिरण मात्रा समतुल्य, इसका मात्रक है सीवर्ट। और उत्प्रेरण सक्रियता का मात्रक है कैटल, ठीक है, KAT से इसको प्रदर्शित करते हैं। देखिए मैंने कुछ छोड़ दिया यहाँ पर जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो प्रैक्टिस सेट में बार बार आते हैं, उनको मैंने आपको पढ़ा दिया। बाकी आप यहाँ पर वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं, इनको देख सकते हैं। अगली स्लाइड में बताया गया है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है इसका, सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए, प्रकाश वर्ष का प्रयोग अधिक लंबाई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष का प्रयोग क्या करते हैं, अधिक लंबाई की दूरी को मापने में। एक प्रकाश वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर है, तो देखिए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। एक नॉटिकल मील के बारे में बताया गया है, देखिए एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील, ठीक है। मेगावाट बिजली के मापन की इकाई है, ठीक है। मेगावाट बिजली के मापन की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। एक मेगावाट बराबर कितना होता है, तो एक मेगावाट बराबर 10⁶ वाट होता है, ठीक है। 6 का मतलब है मिलियन। क्यू सेक को देख लीजिए, क्यू सेक क्या है, तो जल प्रवाह की दर मापते हैं इससे, ठीक है। क्यूबिक फीट पर सेकंड के द्वारा जल प्रवाह की दर को मापा जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि एक क्यूसेक बराबर कितने लीटर प्रति सेकंड होता है, तो 28.317 लीटर प्रति सेकंड होता है एक क्यूसेक बराबर। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है, ठीक है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। अब एक डॉप्सन बराबर कितना होता है, इसको भी जानना जरूरी है। तो देखिए एक डॉप्सन इकाई बराबर होता है 2.69 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम के साथ साथ प्रैक्टिस सेट में बार बार देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए बल का CGS मात्रक बताया गया है यहाँ पर। बल का CGS मात्रक होता है डाइन, ठीक है। बल का SI मात्रक क्या है, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले, तो बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। बल का SI मात्रक है न्यूटन और CGS मात्रक होता है डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। गति एवं बल, अब बात करेंगे गति बल की, मोशन एंड फोर्स की। तो देखिए सबसे पहले यहां पर आती है आपकी अदिश राशि, जिसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्या होती हैं, तो देखिए परिभाषा तो बहुत ही कम एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। और परिभाषा के साथ साथ कौन कौन सी अदिश राशियां हैं इनको याद करना जरूरी है। तो देखिए अदिश राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है।
दिशा नहीं होती है उसको हम कहते हैं अदिश राशि। जैसे कि दूरी, अब मैं आपसे कह दूं कि 5 किलोमीटर दूर चले जाओ, लेकिन कहाँ जाना है, दिशा तो मैंने आपको बताई नहीं, ये बता दिया, इसका परिमाण बता दिया मैंने कि 5 किलोमीटर दूर चले जाओ, लेकिन ये नहीं बताया किस दिशा में चले जाओ, तो यहाँ पर दिशा नहीं है, ठीक है, दूरी में, उदाहरण के लिए। अब देखिए अदिश राशियों के कुछ उदाहरण याद रखिएगा, कौन कौन सी अदिश राशियां, दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, आवृत्ति, विभव, चाल आदि, ये सभी क्या है, अदिश राशियां। सदिश राशि की बात करें तो देखिए सदिश राशि क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, ठीक है, परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए आवेग, विस्थापन, त्वरण, वेग, बल, संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल का क्षेत्र, ये सभी क्या है दोस्तों, सदिश राशियां हैं। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है, मान लीजिए 3 आपको अदिश राशि दे दी और 1 सदिश दे दी, तो वो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी सदिश राशि है या फिर कौन सी अदिश, तो इसको याद रखिएगा। बात करेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम की, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की हम बात करेंगे। तो देखिए सर आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो की धारणाओं के आधार पर गति विषयक निम्न 3 आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया है, ठीक है, 3 नियम हैं इनके, एक एक करके इनको जानते हैं। देखिए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान वेग से गंतव्य अवस्था में रहती है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश ना करे, यानी कि जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल न लगाएंगे तब तक वह अपनी स्थिति में रहेगी। यह आपका पहला नियम है, ठीक है। देखिए गति के इस प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो नियम भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। गति के प्रथम नियम को या कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या कहता है, ये देखिए न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ये आपका द्वितीय नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, तो देखिए न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसी कारण इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। उदाहरण देख लेते हैं हम, तीसरे नियम के उदाहरण क्या है, तो देखिए उदाहरण क्या है, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की तरफ खिसकना, ये आपके तीसरे नियम का एक उदाहरण है, ठीक है। बात करते हैं कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा की, ठीक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी की। तो सबसे पहले हम कार्य यानी कि वर्क, इसको देखते हैं क्या होता है। तो देखिए कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, ठीक है। W फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, देखिए W बराबर F इंटू एस, यानी कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यही हमने अभी परिभाषा में भी देखा। अब यहां से देखिए कार्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्य एक अदिश राशि है, सबसे पहले इसको याद रखिएगा, कार्य एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक जूल होता है, ठीक है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है और ये एक अदिश राशि है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शक्ति अथवा सामर्थ्य यानी कि पावर की। किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। फॉर्मूला होता है दोस्तों P बराबर W/T, ठीक है। P बराबर W/T यानी कि सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय, P बराबर W/T। सामर्थ्य के बारे में जान लेते हैं, ये भी एक अदिश राशि है, ठीक है। सामर्थ्य क्या है, एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक इंपॉर्टेंट है। सामर्थ्य का SI मात्रक है जूल पर सेकंड, ठीक है, जूल पर सेकंड, या फिर इसको आप वॉट भी कह सकते हैं, ठीक है, वॉट। गतिज ऊर्जा,
काइनेटिक एनर्जी, किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। v वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा हाफ mv² के बराबर होती है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है फॉर्मूला, ठीक है, कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताइए, तो हाफ mv² गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, mgh। उदाहरण देख लेते हैं इसके स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण, तनी हुई कमान की ऊर्जा, बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा, ठीक है। ये दोनों ही देखिए, बांध वाला एक उदाहरण और एक तनी हुई कमानी की ऊर्जा, ये दोनों ही स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि देख लिए एग्जाम में आपसे कह देगा इलेक्ट्रिक पंखा कि किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए जब हम पंखे में विद्युत लगाते हैं, यानी कि लाइट चालू करते हैं, बिजली उत्पन्न देते हैं उसे, तभी तो घूमता है, ठीक है, यानी कि यांत्रिक कार्य करता है। इस प्रकार समझिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ये ऊष्मा ऊर्जा अथवा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत सेल इंपॉर्टेंट है, रासायनिक ऊर्जा इसके अंदर होती है, ठीक है, जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन, विद्युत सेल। अगला है मोमबत्ती। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। फिर आता है इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनामो की बात कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो डायनामो यानी कि जनरेटर, ठीक है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप ऐसा याद कर सकते हैं, जनरेटर डायनामो, जब हम उसको घुमाते हैं, ये आपने देखा होगा, ठीक है, जनरेटर को जब हम घुमाते हैं वो यांत्रिक कार्य करता है, तभी तो उससे ऊर्जा बनती है। फिर इसके बाद लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा जब हम, आप देख लीजिए एक साउंड देख लीजिए, जब हम उसमें विद्युत ऊर्जा देते तभी तो ध्वनि ऊर्जा वहां से उत्पन्न होती है। इसके बाद है सितार। सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है सितार। अगला है दोस्तों स्टीम इंजन। स्टीम इंजन क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है स्टीम इंजन। फिर है टरबाइन का चलना। टरबाइन का चलना यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से यहाँ विद्युत ऊर्जा बनती है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है जब टरबाइन चलता है। फिर है प्रकाश संश्लेषण, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, इसमें सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है, सौर ऊर्जा से क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर की बात कर रहा है, जो कि डायनामो से मैंने इसको रिलेट किया था, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत मोटर का मतलब है आप समझ लीजिए पंखा, एक तरह से वो विद्युत मोटर ही है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। डीजल इंजन क्या करता है, डीजल इंजन रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है डीजल इंजन। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे गुरुत्व की। ग्रेविटी होती क्या है ये, तो परिभाषा देखिए, गुरुत्व से आशय उस आकर्षण बल से है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी के मान में परिवर्तन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी में परिवर्तन कब होता है, तो पृथ्वी के ध्रुवों पर, पृथ्वी के पोल्स पर जी का मान अधिकतम है तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। देखिए अब हम बात करेंगे लिफ्ट में पिंड का भार, या आप कह सकते हैं किसी लिफ्ट में व्यक्ति के भार से। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो भार में क्या होगा, लिफ्ट नीचे आ रही है तो भार में क्या होगा, ठीक है। यदि लिफ्ट अचानक से टूट जाए या तेजी से नीचे गिरे तो व्यक्ति के भार में या पिंड के भार में क्या होगा। तो देखिए जब लिफ्ट नीचे की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। यदि हम लिफ्ट से नीचे आते हैं
तो हमको अपना भार जो है वो घटा हुआ प्रतीत होता है। सॉरी दोस्तों। और देखिए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर यात्रा करती है, यानी कि जब लिफ्ट से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। कैसा? बढ़ा हुआ। नीचे आते हैं तो घटा हुआ, और ऊपर जाती है लिफ्ट तो हमको अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे पलायन वेग की। पलायन वेग, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता है। इसे हम कहते हैं पलायन वेग। देखिए, एग्जाम में पूछता भी है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आवर्तकाल, टाइम पीरियड। तो एक कंपन या एक दोलन पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार समझिए। देखिए, एक कंपन या फिर एक दोलन में लगे समय को क्या कहते हैं दोस्तों? आवर्तकाल। ये दोलन है। ठीक है, आगे देखते हैं आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति की बात करें, किसी दोलन या कंपन करने वाले पिंड द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इंपॉर्टेंट है। पृष्ठ तनाव के उदाहरण दिए गए हैं। पृष्ठ तनाव के उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा देखिए, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। पूछता है क्वेश्चन कि तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण फैलती है। क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही ये गोल होती हैं। नेक्स्ट है आपका केशिकात्व के उदाहरण। इंपॉर्टेंट है केशिकात्व के उदाहरण। तो देखिए, सभी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना केशिकात्व के ही कारण होता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है केशिकात्व की क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों और पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण पहुंचते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे दाब यानी कि प्रेशर की। तो क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल दाब कहलाता है, यानी कि प्रेशर। अर्थात P बराबर F/A। ठीक है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब और क्षेत्रफल में व्युत्क्रम संबंध होने के कारण, ठीक है, दाब और क्षेत्रफल में व्युत्क्रम संबंध होने के कारण कम क्षेत्रफल वाली वस्तुएं अधिक दाब डालती हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वायु दाब मापी को बैरोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, वायु दाब मापी को बैरोमीटर भी कहते हैं। इसकी सहायता से मौसम का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। अगला है पॉइंट, किसी स्थान के वायु दाब में शीघ्रता से कमी आना उस क्षेत्र में आंधी या तूफान आने का या तेज हवाएं चलने का संकेत देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तरंग। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग को। किसे? विद्युत चुंबकीय तरंग को। तो देखिए होती क्या है विद्युत चुंबकीय तरंगें। ये तरंग विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कंपन से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें बिना किसी माध्यम की सहायता से या निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। क्या? इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा मैक्सवेल द्वारा प्रस्तुत की गई। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रस्तुत की गई। दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। अगला पॉइंट आता है आपका ध्वनि यानी कि साउंड। ध्वनि तरंगों की बात करेंगे तो देखिए, ध्वनि यांत्रिक तरंगों का एक प्रकार है। ठीक है, ध्वनि यांत्रिक तरंगों का एक प्रकार है जिसका अनुभव हम अपने कानों द्वारा कर सकते हैं। ध्वनि तरंगें माध्यम की सहायता से चलती हैं। ये निर्वात से नहीं गुजर सकती। ठीक है, ध्वनि तरंगें निर्वात से नहीं गुजर सकती।
वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। पहली है अपश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें। ठीक है, कैसी होती हैं ध्वनि तरंगें? 3 प्रकार की, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। सबसे पहले बात करेंगे अपश्रव्य तरंग की, इंफ्रासोनिक वेव्स। देखिए 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। अपश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते। ठीक है, दूसरा आता आपका श्रव्य तरंगें यानी कि ऑडिएबल वेव्स। ठीक है, जिसको हम सुन सकते हैं, ऐसा आप याद कर सकते हैं। श्रव्य तरंगें यानी कि ऑडिएबल वेव्स, 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगें कहते हैं। मात्र श्रव्य तरंगों को ही मनुष्य के कान सुन सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है पराश्रव्य तरंगें यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते। ठीक है, अब याद रखिएगा इनको कौन सुन सकता है। तो पराश्रव्य तरंगों को चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि द्वारा आसानी से सुना जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, देखिए ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, जबकि द्रव में उससे कम होती है तथा गैस में सबसे कम होती है ध्वनि की चाल। अब देखिए विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल बताई गई है 25 डिग्री सी पर। ठीक है, 25 डिग्री सी पर। तो वायु में कितनी होती है? 346 मीटर प्रति सेकंड। ऑक्सीजन में कितनी होती है? 316 मीटर प्रति सेकंड। समुद्री जल में होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड। आशुद्ध जल में होती है दोस्तों 1498 मीटर प्रति सेकंड। एल्यूमिनियम में कितनी होती है? 25 डिग्री सी पर 6420 मीटर पर सेकंड। निकेल में होती है 6040 मीटर पर सेकंड। स्टील में होती है 5960 मीटर प्रति सेकंड। लोहा में होती है 5950 मीटर पर सेकंड, जबकि पीतल में होती है 4700 मीटर पर सेकंड। कांच की बात करें, फ्लिंट कांच में होती है 3980 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये ध्वनि की चाल थी दोस्तों, ध्वनि की चाल थी विभिन्न माध्यम में। और कितने डिग्री सी पर? 25 डिग्री सी पर। बात करेंगे ऊष्मा की। ठीक है, ऊष्मा, हीट। तो सबसे पहले बात करते हैं तापमापन। तापमापन के 4 प्रमुख पैमाने प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, पहला है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ये हमेशा हम पढ़ते हैं और हमें याद रहते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। चौथा कौन सा है? तो इसका नाम है र्यूमर। क्या है? र्यूमर। ठीक है, तापमापन के 4 प्रमुख पैमाने हैं। अब इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, संबंध क्या है। तो देखिए सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध क्या है। तो देखिए सेल्सियस बराबर K-273, या आप कह सकते हैं C बराबर K-273। अब देखिए, या फिर आप समीकरण को देखिए इस प्रकार कर सकते हैं, K को यहाँ उठा सकते हैं, या फिर इसको यहाँ 273 को यहाँ लाएंगे बराबर किस तरफ, माइनस का जुड़ जाएगा यहाँ। तो आप कह सकते हैं केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273, K बराबर C प्लस 273। ठीक है, गलनांक क्या होता है? तो देखिए गलनांक, इसको पहले याद रखिएगा, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। तो ठोसों के गलने यानी कि पिघलने। ठीक है, गलना मतलब पिघलना। तो ठोसों के गलने या पिघलने की क्रिया जिस निश्चित ताप पर प्रारंभ हो जाती है उस ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर यहाँ पर हम रट लेते हैं, प्रैक्टिस सेट में याद कर लेते हैं गलनांक कितना है, क्वथनांक कितना है, लेकिन ये पता होना चाहिए होता क्या है। तो गलनांक का मतलब है ठोस के गलने की क्रिया जिस निश्चित ताप पर प्रारंभ हो जाती है उस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। ठीक है, गलने का मतलब मेल्टिंग, पिघलना। ठीक है, क्वथनांक देख लो, क्वथनांक क्या होता है भाई? बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग। द्रव या तरल पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगता है, द्रव या तरल पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगता है उस निश्चित ताप को उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि पानी 100 डिग्री सी पर उबलने लगता है, इसलिए पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है। ठीक है, जब उबलने लगे जिस ताप पर, वो उस पदार्थ का क्वथनांक होता है। संघनन, कंडेंशन। देखिए संघनन की क्रिया में पदार्थ बाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है। बाष्प से क्या बदलता है? द्रव में। तथा जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है उस निश्चित ताप को संघनन बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। देखिए होता क्या है ये?
गर्म करने पर ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन वाले पदार्थ कौन से हैं ये याद रखिएगा, तो आपको अच्छे से याद रहेगी ये परिभाषा। पहला है अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर। ठीक है, कपूर से आप समझ सकते हैं, गर्म करने पर ये उड़ने लगता है। ठीक है, ठोस से वाष्प में बदलता है। तो देखिए नेफ्थलीन भी होता है इसके अंतर्गत, एक और है नेफ्थलीन। लाइट, प्रकाश। प्रकाश है क्या, परिभाषा देखिए पहले। प्रकाश तरंग एवं ऊर्जा है। प्रकाश तरंग एवं ऊर्जा है जिसके प्रभाव से हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत प्रवाह को स्पष्ट करने के लिए प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप यहां से एक मात्रा याद रखना। देखिए प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जबकि अन्य पारदर्शी एवं सघन माध्यम जैसे कि जल एवं कांच में इसकी चाल जो है इससे कम होती है। अगला पॉइंट है आपका, प्रकाश के बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के विभिन्न रंगों में सबसे कम होती है। अतः रेले नियम के कारण बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। एग्जाम में पूछा जाता है आकाश का नीला रंग क्यों होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही ये नीला दिखाई देता है हमको। बात करेंगे अवतल दर्पण की। क्या होता है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण? गोलीय दर्पण यदि उत्तल भाग पर पॉलिश करके बनाया जाता है तो इसका अवतल भाग धंसा हुआ तल परावर्तक बन जाता है। ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए इसके। दंत चिकित्सक, एग्जाम में पूछता है, दंत चिकित्सक कान, नाक और गला के डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है क्योंकि यह बहुत पास स्थित वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देता है। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, यदि गोलीय दर्पण में अवतल भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो उत्तल भाग प्रकाश का परावर्तन करता है। ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होने के कारण इसके द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनने के कारण इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में वाहन में किया जाता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है ये लाइन। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां करते हैं? वाहन में साइड मिरर के रूप में। इंद्रधनुष, रेनबो, इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बिंदुओं द्वारा विभिन्न रंगों में विभक्त होने से बनता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण जिसको हम कहते हैं। प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो देखिए प्राथमिक रंग ऐसे 3 रंग जिन्हें मिलाने पर सफेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सके प्राथमिक रंग कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग है। इसको याद कर सकते हैं आप ट्रिक की माध्यम से। देखिए आपने यदि कभी प्ले कार्ड की ताश खेला हो तो उसमें एक नंबर होता है 9। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, ऐसे याद कर लीजिए, नहला। ठीक है, नहला कहते हैं अधिकतर, नहला। तो देखिए नहला से याद कर लीजिए, प्राथमिक रंग यहाँ से याद हो जाएंगे आपको, ना से नीला, हा से हरा और ला से लाल। ठीक है, नहला ये प्राथमिक कलर हो गया आपके, नीला, हरा, लाल। अच्छा ये स्लाइड देख लीजिए, दृष्टि दोष की स्लाइड है, इंपॉर्टेंट है। देखिए निकट दृष्टि दोष प्रकार है, दोष का प्रकार है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? इसके अंतर्गत स्पष्ट देख सकते हैं। कैसे? निकट की वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं, निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते। और इसके निवारण हेतु कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? अवतल लेंस। अगला देखिए दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? हम निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाते हैं जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकते हैं। लिखा है ना, देखिए दूर की वस्तुएं, ये लिखा है, इसको हम यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं।
और दूरदृष्टि दोष कैसे दूर किया जा सकता है? उत्तल लेंस की सहायता से। अगला है आपका आबिंदुकता। आबिंदुकता क्या है ये? यह रोग कॉर्निया के पूरी तरह से गोल ना होने के कारण होता है। इस रोग में क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, आबिंदुकता में। आबिंदुकता का निवारण बेलनाकार लेंस की सहायता से किया जा सकता है। इसके बाद है आपका रेडियो एक्टिव समस्थानिक की बात करेंगे। तो देखिए, रेडियो एक्टिव समस्थानिक बनाने के लिए पदार्थों को नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन द्वारा किरणित किया जाता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट समस्थानिक है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक, उनके उपयोग दिए गए हैं और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। तो पहला है आपका कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो उच्च ऊर्जा की गामा किरणें उत्सर्जित करता है। इन किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसके बाद है आयोडीन 131। I131 भी कहते हैं इसको। एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जिसका उपयोग थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार हेतु करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नाभिकीय विखंडन। भारी नाभिक का दो या अधिक खंडों में विभक्त होकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह क्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, परमाणु बम क्या है? नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। इसमें अनियंत्रित विखंडन की क्रिया होती है। इसके बाद बात करेंगे नाभिकीय संलयन की। क्या है नाभिकीय संलयन? तो देखिए, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो यह क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। ठीक है, सूर्य की प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन लाइन। ठीक है, हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम किस पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? विश्व के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकविदों के प्रमुख योगदान दिए गए हैं। नाम देखिए और इनका योगदान कहां पर है, किस चीज के आविष्कारक हैं ये देखिए। पहला नाम है R.A. मिलीकान। इनका योगदान है इलेक्ट्रॉन की आवेश की माप में। दूसरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने परमाणु का नाभिकीय निर्देश की खोज की थी, ऐसा कह सकते हैं। नील्स बोर ने क्या किया? नील्स बोर इंपॉर्टेंट नाम है, यहां से क्वेश्चन बनता है। नील्स बोर हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश यानी कि सिद्धांत इन्होंने बताया। चंद्रशेखर वेंकटरमन इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेम है ये, भारतीय नाम। अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन इन्होंने बताया। फिर है लुइस विक्टर डी ब्रागली, द्रव्य की तरंग प्रकृति में इनका योगदान है। मेघनाथ शाह। मेघनाथ शाह कौन है? तो देखिए मेघनाथ शाह ऊष्मीय आयनन में इनका योगदान है। ऊष्मीय आयनन में इनका योगदान है। फिर है सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी में अपना योगदान दिया है। वोल्फगैंग पाउली अपवर्जन का नियम इन्होंने दिया था। फिर है एनरिको फर्मी, इन्होंने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। फिर आता है नाम होमी जहांगीर भाभा का। तो कॉस्मिक्स विकिरण का सोपानी प्रक्रम इन्होंने बतलाया। इसके बाद नाम है एस चंद्रशेखर का। तो देखिए चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना का विकास इन्होंने किया। जॉन बारडीन कौन है ये? तो ट्रांजिस्टर अति चालकता सिद्धांत इन्होंने बतलाया है। गैलीलियो गैलीली इन्होंने जड़त्व के नियम की व्याख्या की। क्रिश्चियन हाइगेंस प्रकाश का तरंग सिद्धांत इन्होंने दिया। आइजैक न्यूटन, तो देखिए इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और गति के नियम और परावर्ती दूरदर्शक की खोज की है। माइकल फेराडे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। माइकल फेराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को इन्होंने बतलाया है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन्होंने विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बतलाया। हेनरिक रोडोल्फ हर्ट्ज इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज की। जगदीश चंद्र बोस, देखिए जगदीश चंद्र बोस जीसी बोस के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, इन्होंने अति लघु रेडियो तरंगें, बेतार संदेश और कैस्कोग्राफ की खोज की।
मैरी स्केलोडोस्का क्यूरी, तो देखिए इन्होंने रेडियम पोलोनियम की खोज की, प्राकृतिक रेडियोएक्टिवता का अध्ययन किया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया, प्रकाश विद्युत नियम, सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया है। फिर है विक्टर फ्रांसिस हेस, इन्होंने कॉस्मिक किरणों की खोज की। देखिए अब विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में बतलाया गया है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला है एकॉस्टिक्स, ध्वनि से संबंधित अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। दूसरा है एंथ्रोपोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, मानव विकास का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, किसमें, एंथ्रोपोलॉजी में। एस्ट्रोनॉमी में क्या करते हैं, खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। फिर है हिप्नोलॉजी, नींद का वैज्ञानिक अध्ययन है हिप्नोलॉजी। एस्ट्रोफिजिक्स, क्या है एस्ट्रोफिजिक्स, आकाशीय पिंडों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। फिर है एग्रोस्टोलॉजी, घास का अध्ययन होता है इसके अंदर एग्रोस्टोलॉजी में। आर्थ्रोलॉजी, क्या है आर्थ्रोलॉजी, तो इसके अंतर्गत हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन करते हैं। फिर है बायोमेट्री, गणितीय विधियों का जीव विज्ञान में अनुप्रयोग होता है इसके अंतर्गत। कार्डियोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्डियोलॉजी में दोस्तों हृदय तथा उससे संबंधित रोगों का अध्ययन करते हैं। फिर है सिरामिक्स, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला तथा इससे संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, सिरामिक्स। फिर है कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन किया जाता है कॉस्मोलॉजी में। क्रोमेटोलॉजी में विभिन्न रंगों का अध्ययन करते हैं। क्रायोजेनिक्स क्या है, अति निम्न ताप के विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन होता है इसके अंतर्गत। साइटोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी जैव कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। फिर है क्रिप्टोग्राफी में संरचना सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेमोग्राफी में मनुष्य की जननांग की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रायोलॉजी भ्रूण विकास का अध्ययन होता है इस शाखा के अंतर्गत। फिर है इकोलॉजी में क्या होता है, इकोलॉजी में पौधे एवं जंतुओं के वातावरण के साथ अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। फिर है यूजेनिक्स, वंचित अनुवांशिकी गुणों की अभिवृद्धि हेतु नियंत्रित जनन के द्वारा जनसंख्या में सुधार का अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर है एंटोमोलॉजी क्या है भाई, तो कीटों की विभिन्न प्रजातियों का वैज्ञानिक अध्ययन है ये। फिर है जेनेटिक्स में वंशानुगत गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है जीनियोलॉजी, वंशावली या वंश परंपरा का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। इसके बाद है हेमेटोलॉजी में रक्त एवं संबंध रोगों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है हीपेटालॉजी में यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय तथा उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है, किसमें, हीपेटालॉजी में। इसके बाद है हिस्टोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, हिस्टोलॉजी में ऊतकों की रचना का अध्ययन करते हैं, ऊतकों की रचना का अध्ययन कहाँ करते हैं, हिस्टोलॉजी में। फिर है हर्पेटोलॉजी में सरीसृप तथा उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट है हाइड्रोपोनिक्स, बिना मिट्टी के जल में पौधे को उगाने की कला को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और हाइड्रोपैथी क्या है, तो हाइड्रोपैथी जल के प्रयोग से रोगों के उपचार का अध्ययन हाइड्रोपैथी कहलाता है। हाइड्रोथेरेपी क्या है, हाइड्रोथेरेपी तो जल से रोगों के उपचार की तकनीक को हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। इसके बाद है होलोग्राफी, लेजर के माध्यम से त्रिआयामी फोटोग्राफी की कला को होलोग्राफी कहते हैं। फिर है नेक्स्ट आपका लेपेडापेट्रोलॉजी, तितलियों एवं कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है विज्ञान की शाखा के अंतर्गत। इसके बाद है इंपॉर्टेंट है मीटियोरोलॉजी, वायुमंडलीय प्रक्रियाओं एवं मौसम का अध्ययन करते हैं शाखा के अंतर्गत। फिर है मॉर्फोलॉजी, प्राणियों एवं पौधों की आकृति एवं बनावट का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, कहां पर, मॉर्फोलॉजी में। माइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन होता है इसके अंतर्गत। फिर है न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरोलॉजी अंक ज्योतिषी विज्ञान है ये न्यूमेरोलॉजी। फिर है निनमेटोलॉजी, क्या होता है ये,
तो गोल कृमि का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। फिर है नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में गुर्दा या वृक्क जिसको हम किडनी कहते हैं का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क, स्नायु तंत्र तथा इनके रोगों का अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी में। ओडोंटोलॉजी दंतों की संरचना यानी कि दांत की संरचना तथा रोगों का अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी में। पैथोलॉजी रोगों के कारण एवं प्रभाव का अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी में। साइकिएट्री में मानसिक रोगों तथा इनके निदान का अध्ययन किया जाता है। पीडियाट्रिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट है पीडियाट्रिक्स, बच्चे तथा इनसे संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है पीडियाट्रिक्स में। न्यूमेटिक्स में वायु या गैसों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, वायु या गैसों का अध्ययन करते हैं न्यूमेटिक्स में। अगला है फार्माकोलॉजी, क्या है, औषधियों तथा उनके प्रयोगों एवं प्रभाव का अध्ययन किया जाता है फार्माकोलॉजी में। फिर है फ्रेनोलॉजी, खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है फ्रेनोलॉजी में, ठीक है। पोमोलॉजी इंपॉर्टेंट है, फलों एवं उनके उत्पादन का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। फिलोलॉजी भाषा विज्ञान का अध्ययन फिलोलॉजी कहलाता है। पेट्रोलॉजी चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। पोसोलॉजी औषधि की मात्रा के प्रयोग का अध्ययन पोसोलॉजी कहलाता है। फोनेटिक्स स्वर की ध्वनियों तथा उनके उच्चारण का अध्ययन है ये। अगला है दोस्तों पाल्मोलॉजी, क्या है पाल्मोलॉजी, तो देखिए पाल्मोलॉजी जीव जंतुओं की सूक्ष्मतम संरचना जैसे कोशिका आदि का सूक्ष्मदर्शी अध्ययन है ये, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों सेरोलॉजी, ठीक है, ये रहा सेरोलॉजी, ब्लड सीरम एवं अन्य शारीरिक द्रव्यों का वैज्ञानिक अध्ययन है ये। फिर है सोरोलॉजी, छिपकलियों के अध्ययन को सोरोलॉजी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। टैक्सोनॉमी जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। फिर है गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी स्त्री रोग का अध्ययन होता है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर है जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है जियोलॉजी में। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।